हर ओर से बंद होते दरवाजों के बीच चंदा बाबू को सहारा मिला कांग्रेस नेता रविंद्र मिश्र का। उन्होंने न सिर्फ भरोसा दिया बल्कि पटना में अपने घर में कई दिनों तक पनाह भी दी। अगर आपने पिछला भाग देखा है तो जानते होंगे, ये था संघर्ष का दूसरा अध्याय। लेकिन आज पार्ट 3 में बात होगी चंदा बाबू की सीवान वापसी की। मगर ये वापसी आसान नहीं थी, क्योंकि अब मामला एक बाहुबली से बढ़कर दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन से संभावित कनेक्शन तक जा पहुंचा था। जब ये बात मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तक पहुंची, उन्होंने उस डीजीपी को ही बर्खास्त कर दिया। यही था साहब का जलवा, जहां गवाह लापता हो जाते थे, अफसर सस्पेंड और फाइलें रहस्यमयी तरीके से गुम हो जाया करती थीं। आपसे एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसके बाद चंदा बाबू बिहार के डीआईजी से मिले, जिन्होंने एसपी से सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा। इस तरह कई महीनों बाद चंदा बाबू की सीवान वापसी तय हो पाई। उनका बेटा राजीव भी बाद में घर आ गया। इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई, जो 14 साल के संघर्ष और बड़े बेटे राजीव को खोने के बाद अंजाम तक पहुंची। चंदा बाबू के जिस गवाह बेटे राजीव की हत्या बाद में की गई थी, उसकी मौत से 18 दिन पहले ही शादी हुई थी। बुजुर्ग चंदा बाबू ने अपनी बुजुर्ग पत्नी, एक विधवा बहू, एक दिव्यांग बेटा और 2 बेटियों के साथ कैसे जिंदगी का लंबा सफर पूरा किया, यह उनकी आत्मा ही जानती होगी। कहते हैं उनकी पत्नी कलावती की आंखें हमेशा गीली रहीं। जब भी लोगों की उन पर नजर पड़ती वो रोती ही दिखाई पड़ी। जिसके 2 जवान बेटों को तेजाब से जिंदा जला दिया गया हो और शादी के कुछ ही दिन बाद एक जवान बेटे की भी हत्या कर दी गई हो, उस मां पर क्या गुजरी होगी इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में डाला गया। 2016 में एक पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या कर दी गई। उसमें भी इसी का नाम आया। लेकिन उसी बीच क्या हुआ कि इन 2 भाइयों की हत्या वाले मामले में ही इसको बेल मिल गई, क्योंकि कोई गवाह नहीं था। साल 2016 में 13 साल जेल में बिताने के बाद जब सैयद मोहम्मद शहाबुद्दीन भागलपुर जेल से बाहर आए तो सीवान में उत्सव का माहौल था। उनके साथ 2 बोरी किताबें थीं, शायद यह बताने के लिए कि जेल में उनका समय सिर्फ सलाखों के पीछे बीतने वाला नहीं था। लेकिन जेल से बाहर आते ही उन्होंने जो पहला बयान दिया, उसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कह दिया। यह बयान एक सीधी चुनौती थी, एक ऐसा इशारा जो साफ करता था कि वह अब भी खुद को लालू यादव की राजनीति का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। सितंबर 2016 का महीना, 1300 गाड़ियों का काफिला लेकर जेल से चले शहाबुद्दीन का काफिला गुजर रहा था। टोल टैक्स वाले साइड में खड़े थे। उसी में कितने सारे और लोग भी पार हो गए वीर शाहबू के साथ। उनके 1300 गाड़ियों के काफिले को सिवान तक पहुंचने में 14 घंटे लग गए, क्योंकि सड़कें उन्हें देखने के लिए उमड़े हजारों लोगों से भरी थीं। उनके समर्थकों के लिए यह सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं थी, बल्कि सीवान के सुल्तान की घर वापसी थी। लेकिन यह वापसी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। शहाबुद्दीन की रिहाई ने बिहार की राजनीति में बवाल मचा दिया। एक दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन जेल से छूटता है और जनता उसके लिए जय जयकार करती है। अपराधी खुलेआम बोलता है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिस्थितियों का नेता है, लालू प्रसाद यादव मेरा नेता है। क्योंकि इसी मुख्यमंत्री ने 13 साल पहले शहाबुद्दीन को जेल भिजवाया था और अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि शहाबुद्दीन के नेता लालू प्रसाद यादव के समर्थन से नीतीश मुख्यमंत्री बने हुए हैं। शहाबुद्दीन का जेल से छूटना कोई आश्चर्यचकित करने वाली घटना नहीं है। लालू की पार्टी के सत्ता में आते ही ये कयास लगना शुरू हो गया था। लालू के जंगल राज में शहाबुद्दीन जैसा गुंडा ही वोट बटोरता था। जेल से भी जीत जाता था शहाबुद्दीन। सीवान में इसे चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं थी, साहब का नाम ही काफी था। 2003 में पुलिस मुख्यालय की ओर से सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट में माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम और बाहुबली शहाबुद्दीन के मुलाकात का जिक्र है। शहाबुद्दीन ने दाऊद इब्राहिम से साल 2001 में मक्का तीर्थ स्थल में मुलाकात की थी। ये रिपोर्ट बिहार के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक डीपी ओझा के कार्यकाल में तैयार की गई थी। बताया जाता है कि 265 पन्ने की सीक्रेट रिपोर्ट में शहाबुद्दीन का डी कंपनी के मालिक दाऊद इब्राहिम, कश्मीरी आतंकवादी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से रिश्तों का खुलासा है। तब कई आपराधिक मामलों के आरोप में जेल में बंद राजद के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन से जुड़ी फाइलों को इकट्ठा किया गया था। तत्कालीन डीजीपी डीपी ओझा के कार्यकाल में पुलिस मुख्यालय ने यह रिपोर्ट सरकार को पेश की थी। तब बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। डीपी ओझा ने राज्य सरकार को सलाह दी थी कि यह काफी संवेदनशील मामला है, केंद्र सरकार की भी मदद लें। मगर
शहाबुद्दीन को लेकर रिपोर्ट को पेश करना और सरकार को सलाह देना डीपी ओझा को काफी महंगा पड़ा। उन्हें अपने पद डीजीपी से हाथ धोना पड़ा। इस बात खुलासा उन्होंने एक कार्यक्रम में पूछे गए प्रश्न में किया था। डीपी ओझा ने एक बार खुलकर कहा था, शहाबुद्दीन के खिलाफ की गई कार्रवाई की कीमत उन्हें अपने पद से हटाकर चुकानी पड़ी। राबड़ी देवी की सरकार के बाद जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो उम्मीद थी कि बंद फाइलें खुलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि इन्हीं में से एक अहम फाइल अचानक गायब हो गई, जो फिर कभी नहीं मिली। तो क्या ये सब महज इत्तेफाक था या फिर एक सोची समझी साजिश? क्या राजनीतिक दबाव वाकई इतना गहरा था? अगर हम इस बाहुबली की घटनाओं को देखें तो दर्जनों केस ऐसे मिलते हैं जहां उसका नाम आया, मगर हर बार सबूत और गवाहों की कमी ने उसे आजाद कर दिया। कुछ केस ऐसे भी हैं जिनके बारे में ना कभी अखबारों में लिखा गया, न टीवी पर दिखाया गया। एक ऐसा ही मामला हम आगे बताएंगे, जहां एक पुलिस वाला गवाह 28 साल तक नहीं मिला और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, आरोपी बरी हो गया। जमशेदपुर के जुगसलाई में 2 फरवरी 1989 में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा, रेलवे ठेकेदार आनंद राव और जरनादन चौबे की हत्या में मुख्य गवाह पुलिसकर्मी परमेश्वर पाठक था, जिसे पुलिस गवाही के लिए खोज नहीं पाई। गवाही नहीं होने का फायदा 28 साल बाद अदालत में हत्याकांड के आरोपित शहाबुद्दीन को मिला था, जिस कारण 17 अप्रैल 2017 को जमशेदपुर की अदालत ने साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया था। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा? क्या वाकई गवाह पुलिसकर्मी परमेश्वर पाठक को भी मार दिया गया? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। घटना को जानने वाले धर्मेंद्र सिंह बताते हैं कि 1989 में हुई 3 हत्या का मामला लौह नगरी का सबसे बड़ा गैंगवार था। हत्या में कार्बाइन का प्रयोग किया था, जो शायद जमशेदपुर में पहली बार हुआ था। हत्या जमशेदपुर के आपराधिक गिरोह के बीच वर्चस्व को लेकर किया गया था। मुख्य सड़क पर अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में घटना को अंजाम दिया था। प्रदीप मिश्रा जिले में उभरते हुए नेता थे। प्रदीप मिश्रा के बड़े भाई परमात्मा मिश्रा ने परमेश्वर पाठक की गवाही के लिए विभाग को कई बार पत्र लिखा, लेकिन गवाही नहीं हुई। वह मामले का शिकायतकर्ता भी था। मुख्य गवाह प्रदीप मिश्रा का अंगरक्षक था। 3 हत्या के बाद ही सिवान के शहाबुद्दीन का नाम चमका था। वह जमशेदपुर के गरम नाला गिरोह के साहेब सिंह के लिए काम करता था। वो वक्त था जब शहाबुद्दीन की फोटो सीवान जिले की हर दुकान में टंगी होती थी, सम्मान में नहीं, डर के चलते। अभी सीवान से सांसद हैं बीजेपी के ओम प्रकाश यादव। 15 साल पहले शहाबुद्दीन ने ओम प्रकाश को सरेआम दौरा कर पीटा था सीवान में। 2016 में बेल पर आने के कुछ ही महीनों बाद 15 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी। फिर उन्हें सिवान से दिल्ली की हाई सिक्योरिटी तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां से उनका साम्राज्य धीरे धीरे ढहने लगा। शहाबुद्दीन के समर्थकों के लिए वह एक ताकतवर नेता थे, जो गरीबों को न्याय दिलाते थे। उनके आदमी कहते थे कि जब साहेब पंचायत लगाते थे तो वकीलों का धंधा ठप हो जाता था। साहेब ऊंची जातियों के खिलाफ गरीबों के लिए दीवार की तरह खड़े रहते थे। उनके मुताबिक शहाबुद्दीन का खौफ उनकी ताकत थी, लेकिन वह रेप के किसी केस में कभी आरोपी नहीं हुए। फिर कोविड के दौरान भी मोहम्मद शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में थे। कोविड की वजह से उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई। उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। बिहार का यह खतरनाक बाहुबली, जो किसी ने न हारने का दम भरता था, मौत के सामने हार चुका था। माना जाता है कि बिहार में शहाबुद्दीन जैसा बड़ा डॉन कोई दूसरा नहीं हुआ। सिवान में कुछ लोगों के लिए तो शहाबुद्दीन मसीहा भी था। शहाबुद्दीन की मौत के बाद भी उनकी कहानियां सिवान में जिंदा हैं। वह पेड़ लगाते थे, जेल में टाइल्स लगवाते थे और कहते थे, जब समय आएगा तो इन्हीं कमरों में रहना पड़ेगा। उनकी राजनीति बंदूक और वफादारी पर टिकी थी। उन्होंने कभी लालू यादव का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन अब उनके परिवार को राजनीति में टिके रहने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। राजनीति एक अलग खेल है। शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सीवान के लोग उनकी कहानियां भूल नहीं पाए हैं। कुछ के लिए वह एक रॉबिन हुड थे, कुछ के लिए एक खूंखार डॉन, लेकिन एक बात तय है, सीवान की राजनीति में साहिब की गूंज हमेशा सुनाई देगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, बाय, जय हिंद।